गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नियंथिस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नियंथिस यानी नेरीज, ये एनेलिडा संघ का एक सदस्य है और इसमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे प्रीडेटरी न्यूट्रिशन कहते हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हमने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आदि के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रीडेटरी न्यूट्रिशन के बारे में है और इसका उदाहरण नियंथिस है, जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रीडेटरी न्यूट्रिशन क्या होता है कि इस प्रकार की न्यूट्रिशन मेथड में जो एनिमल होता है वो अपने उसका जो भोजन होता है वो कोई जीवित जंतु या कोई अन्य जीव होता है जिसे वो पकड़कर यानी कि शिकार करके और उसका भक्षण करता है और उसे भोजन की तरह ग्रहण करता है। तो इसे हम प्रीडेटरी न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें अब हम नियंथिस यानी कि नेरीज की बात करते हैं। तो जो नेरीज होता है वो एक नक्चुरल रात्रिचर और प्रीडेशियस जंतु है जो कि समुद्र में पाया जाता है और ये लगभग विश्व के सभी तटों के निकट जो इंटरटाइडल जोन होते हैं उनमें पत्थरों के नीचे पाया जाता है या फिर ये ऐसे बिलों के अंदर पाया जाता है जो कि अंदर से म्यूकस के द्वारा रेखित होते हैं। ये एक सक्रिय जंतु है, एक्टिव है और ये रात के समय अपना जो निवास स्थान होता है उसको छोड़कर भोजन की तलाश में शिकार के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इसोफेजियल गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, यानी कि इसका जो मुख्य डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और ये एक सीधी नली के रूप में फैली हुई रहती है। इस चित्र में इसके विभिन्न जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। कई छोटे छोटे भागों में इसको बांटा गया है। शुरुआत जैसे इसकी माउथ, फिर बकल कैविटी, उसके अंदर डेंटिकल्स पाए जाते हैं, फेरिंग्स आगे जाके ईसोफेगस में खुलती है। ईसोफेगस से जो ग्लैंड्स जुड़ती है उन्हें ईसोफेजियल ग्लैंड्स कहते हैं और उसके बाद में इंटेस्टाइन या स्टोमक वाला पार्ट जो होता है इसके एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट करता है। अब हम मुख्य रूप से देखें तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट स्टोमोडियम, जिसे कि फॉरगट कहते हैं। सेकंड मीजोडियम या मीजेंट्रॉन भी कहलाती है, ये मिडगट होती है। और थर्ड जो इसका पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट वो प्रोक्टोडियम या हाइंडगट कहलाता है। फर्स्ट पार्ट स्टोमोडियम या फॉरगट के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बकल कैविटी और फेरिंग्स, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी और फेरिंग्स मिलके इसका फॉरगट वाला पार्ट बनाते हैं। माउथ प्रोस्टोमियम के वेंट्रल तल पर एक दरार के रूप में पाया जाता है और इसमें पीछे की ओर जो बकल कैविटी होती है उसमें ये खुलता है। बकल कैविटी और फेरिंग्स ये इसमें पेशियों के कई स्तर पाए जाते हैं और इसके अंदर गहरे भूरे रंग के डेंटिकल्स भी होते हैं। द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स इन द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स द क्यूटिकल इज थिकन टू फॉर्म डेंटिकल्स। जो क्यूटिकल्स होती है वो कई स्थानों पर मोटी होकर डेंटिकल्स बनाती है। फेरिंग्स में भी एक जोड़ा जो होता है वो टीथ का यानी कि दांत का पाया जाता है और इन दांतों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो जॉ यानी कि जबड़ा कहलाता है। इसकी दीवारें जो होती है वो पेशीयुक्त होती है और बकल कैविटी को आवश्यकता अनुसार, ये पेशी होने से इसको बकल कैविटी को आवश्यकता अनुसार मुख से बाहर निकालने या वापस लाने में ये सहायक होती है। इसके बाद है मिडगट। मिडगट जो होती है इट इज़ लाइंड इंटरनली बाय एंडोडर्म एंड कंप्राइज इसोफेगस एंड स्टोमक इंटेस्टाइन।
यानी कि मिडगट जो है इसमें ईसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन ये आते हैं। मिडगट 7वें देहखंड से यानी कि 7 बॉडी सेगमेंट से लगाकर जो एनल सेगमेंट होता है वहाँ तक फैला हुआ रहता है। इसकी अंदर वाली सरफेस पर एंडोडर्मल एपिथेलियम पाई जाती है और ये जो कोशिकाएं होती है ये ग्रंथिल यानी ग्लैंडुलर होती है या फिर ये एब्जॉर्प्टिव होती है। ग्रसनी जो होती है यानी कि फेरिंग्स जो होती है इसमें पीछे की ओर ये ईसोफेगस में खुल जाती है और ईसोफेगस जो होता है वो 7 से लगाकर 13 सेगमेंट तक फैली हुई रहती है। ईसोफेगस के दोनों तरफ एक एक लंबी ग्रंथिल रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम ईसोफेजियल ग्लैंड कहते हैं। अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा था ये ईसोफेगस वाला पार्ट है। यहाँ दोनों तरफ 2 ग्लैंड्स आके इससे मिलती है जिसे हम ईसोफेजियल ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें डाइजेस्टिव जूस बनता है और ईसोफेगस के अंत में जो इंस्फिक्टर मसल्स होती है ये भोजन को आगे बढ़ने में मदद करती है। और जो ईसोफेगस है ये 13 to 14 सेगमेंट में एक लंबी स्टोमक इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर आगे जाके ये खुल जाती है जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। इसकी जो भित्तियाँ होती है वो वेस्कुलर और ग्लैंडुलर होती है और स्टोमक की दीवार में बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। स्टोमक इंटेस्टाइन वाले पार्ट में पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है उसके कारण भोजन आगे बढ़ता है और इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता पाई जाती है। और ये जो गतियाँ होती है इसमें ये जो गतियाँ होती है पेरिस्टाल्टिक ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के द्वारा होती है। इस प्रकार इसके द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। उसके बाद बारी आती है प्रोक्टोडियम या हाइंडगट की। हाइंडगट एक्चुअली ये नेरिस का बहुत ही छोटा भाग होता है और ये शरीर के अंतिम यानी कि लास्ट सेगमेंट में स्थित होता है। इसे रेक्टम भी कहते हैं और ये सबसे पश्च सिरे पर ये एनस के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नियंत्रित होता है वो किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि हम इसमें प्रेडेटरी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो नियंत्रित है वो एक मांसाहारी या कार्निवोरस एनिमल होता है और ये भोजन को ये इसका जो भोजन होता है वो छोटे छोटे क्रस्टेशियन, स्पॉन्ज या मोलस्क या कुछ जो छोटे जीव होते हैं उनको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये इन्हें अपने जबड़े और डेंटिकल्स की सहायता से पकड़ता है और उसके द्वारा ये इनको ग्रहण करता है। परंतु नेरीज की कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती है जो कि एल्गी वगैरह आदि खाकर अपने जीवन का निर्वाह करती है। इसमें जो नेरीज होता है वो अपने जहाँ पर ये रहता है जिस बिल में या जिस गड्ढे में रहता है उसमें सिर व शरीर का आगे वाला भाग बाहर निकाले हुए रहता है और जैसे ही कोई शिकार पास में आता है तो ये फॉरगेट को इवर्जन यानी कि बाहर की ओर निकाल देता है और फेरिंग्स के जो जबड़े होते हैं वो शिकार को यहाँ मजबूती से पकड़ लेते हैं और पकड़ने की जो क्रिया होती है वो चिमटों के समान होती है। इस प्रकार ये शिकार को पकड़े पकड़े ही इन्वर्जन यानी कि फिर से अंदर की ओर इसे अंदर ले आता है। तो इस प्रकार से जो फेरिंग्स होती है उसके द्वारा इस शिकार को निगल लिया जाता है और फेरिंग्स में बहुत सारे जो जबड़े हैं वो इस शिकार के छोटे छोटे से टुकड़े कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो फीडिंग टाइप होता है इसे रेप्टोरियल फीडिंग भी कहते हैं। रिट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ब्रिंग्स द जॉ क्लोज टू हेल्ड द प्रे
to carry it into the pharynx, and this type of feeding on surface is known as raptorial feeding. यानी कि इस तरह की जो फीडिंग है इसे रेप्टोरियल फीडिंग कहा जाता है. अब बात करते हैं डाइजेशन की. तो एक बार भोजन फेरिंग से इसोफेगस के द्वारा जब ये स्टोमक इंटेस्टाइन में आ जाता है तो यहाँ पर इसका पाचन यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है. जो इसोफेजियल ग्लैंड्स है और जो स्टोमक इंटेस्टाइन की एंडोथीलियम की जो ग्लैंडुलर सेल्स है उससे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है. और ये जो डाइजेस्टिव जूस है या जो एंजाइम्स है ये भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है उसका ये पाचन करते हैं. और स्टोमक इंटेस्टाइन की जो विभिन्न एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती है ये पचे हुए भोजन का शोषण कर लेती है. तो इस प्रकार से इसमें भोजन का डाइजेशन भी हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है. और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फूड होता है वो रेक्टम में पास कर दिया जाता है और उसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. तो इस प्रकार से इसमें निएंथिस या नेरीज में प्रेडेटरी न्यूट्रिशन पाया जाता है और ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. थैंक यू.